नैनो एकेडमी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नैनो एकेडमी के फाउंडर श्री रामलाल जी जांगिड़ ने जब मुझे बताया कि सर आप रीट चयनित है और मेरे चैनल के जो दर्शक जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा वीडियो बनाए कि आपके अनुभव का जो फायदा है वो उनको मिल सके, तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल साझा किए थे, उनको लेकर के चलूंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो इस दौरान आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं बाड़मेर जिले के सिणधरी तहसील का रहने वाला हूँ। मेरा जो फाइनली जो सिलेक्शन हुआ है वो 2018 वाली जो रीट की वैकेंसी थी उसमें हुआ था, और मेरे जो नंबर थे, मार्क्स थे, वो एक्चुअल में तो वैसे 120 नंबर थे, लेकिन जब कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए तो उसमें मुझे 3 नंबर का फ़ायदा हुआ, तो मेरा जो टोटल स्कोर है वो 123 रहा। इससे पहले मैंने जो 2016 वाली जो वैकेंसी थी रीट की उसको भी दिया था। हालांकि उस समय मैंने हाल ही में बीएड की थी, उसके तुरंत बाद ये वैकेंसी आई थी, तो मेरी तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने नहीं की थी, इतना सीरियस भी नहीं लिया था। लेकिन 2018 वाली वैकेंसी को मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया क्योंकि वैकेंसी भी बहुत बड़ी थी और मुझे लगा कि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे जो चांसेस है वो टफ हो जाएंगे, तो मैंने इसको सीरियस लिया और तैयारी की। भगवान की दुआ से सिलेक्शन भी हो गया। शुरू में मैं तैयारी को लेकर के कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जब वैकेंसी आई तब मेरा जो मन है वो हुआ कि चलो इस बार तैयारी करते हैं। लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में मैंने मन बनाया था कि चलो एक अच्छी तैयारी करते हैं। इन 3 महीनों में मुझे एक अच्छी तैयारी करनी थी और अच्छे से सिलेक्शन करवाना था, वो भी एसएसटी से। तो मैं जोधपुर चला गया, रूम लेकर के सेल्फ स्टडी करने लग गया। वहाँ जाकर के मेरा माहौल चेंज हो गया, मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी, तो वो अनुभव भी मैं आपको बताऊंगा। फिर जब तैयारी करने लगा तो मैंने कुछ चीज़ें हैं फॉलो की, जैसे मैंने वीकली प्लानर बनाया, टाइम टेबल को बहुत अच्छे से फॉलो किया, सिलेबस को बहुत अच्छे से मैंने फॉलो किया, क्रम के हिसाब से मैंने टॉपिक है वो क्लियर किए, और ऐसे टॉपिक जिनको मुझे ज़्यादा समय नहीं देना था तो उनको मैंने कम समय दिया, और ऐसे पार्ट जिनको मुझे ज़्यादा समय देना चाहिए था तो मैंने उसको ज़्यादा समय दिया। तो ये चीज़ें मैंने की। खास तौर पर शुरू में मैंने जब पेपर लिए 2016 वाले, उससे पहले आर्ट वाले जो पेपर थे वो लिए, मैंने देखे, तो मैंने प्रश्नों का प्रकार देखा तो मुझे लगा कि प्रश्नों का प्रकार ठीक ठाक है, मतलब इतने भी हार्ड नहीं है और इतने भी मतलब सरल नहीं है, प्रश्नों का जो लेवल है अच्छा आ रहा है। तो पेपर को मैंने देखा, सॉल्व किए, उसके बाद में मैंने सिलेबस को लिया और मैंने देखा कि देखो लैंग्वेज जो है वो सरल आ रही है, तो मुझे लैंग्वेज को कम समय देना है। मैंने साइको को समझा कि भाई साइको को ज़्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो प्रकार है वो काफ़ी हद तक अच्छा आ रहा है, तो साइको को समय मैंने ज़्यादा दिया। फिर सब्जेक्ट को भी समय देना था क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का था, तो सब्जेक्ट को समय देना जरूरी बनता था, तो मैंने सब्जेक्ट को डबल समय दिया। इस प्रकार से समय समायोजन भी किया। फिर मैंने टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल में मैंने क्या किया, एक वीकली प्लानर बनाया। तो वीकली प्लानर में मैंने एक वीक की प्लानिंग पहले बनाई और उसको फॉलो किया, यानी मुझे इस वीक में ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं कैसे भी करके। हो सकता है सोमवार को जो टॉपिक कंप्लीट करने थे वो नहीं होते थे तो मंगलवार में मैनेज हो जाते थे, लेकिन एक वीक के अंदर मुझे उसको कैसे भी करके करना है। तो शुरू में जब वीकली प्लानर बनाया तो मैंने बहुत कम टॉपिक लिए जो मेरे से हो सकते हैं, क्योंकि अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं होते तो हो सकता है मेरा जो पुनर्बलन है वो कम हो जाता। तो मैंने उसको अच्छे से कंप्लीट किया वीक के हिसाब से। हर वीक में टाइम टेबल चेंज करता था, प्लानिंग चेंज होती थी लेकिन टाइम टेबल भी चेंज होता था। अब जैसे साइको है तो पढ़ने का जो सबसे अच्छा समय होता था उसको मैंने साइको को दिया, क्योंकि साइको को आपको पढ़ना नहीं है, साइको को आपको समझना होता है, और समझने के लिए आपका जो माइंड है प्रॉपर वर्क करना चाहिए होता है। जब आपका माइंड प्रॉपर वर्क कर रहा होता है तब साइको को पढ़े। और क्योंकि देखो 2018 वाला पेपर देखें तो साइको की जो लैंग्वेज थी बहुत हार्ड थी और लोगों के समझ में नहीं आ रहा था प्रश्न की, इसका प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है। तो साइको को आपको समय बहुत ज़्यादा देना होगा। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब आप साइको जैसे बाकी सब्जेक्ट को आप एक बार पढ़ रहे, 2 बार पढ़ रहे हैं, तो साइको को आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ लेवल के प्रश्न बनते हैं और मेरिट डिसाइड भी इन्हीं प्रश्नों से होती है।
लैंग्वेज जो थी तो मैंने क्या सेकंड लैंग्वेज जो है वो संस्कृत रखी थी और फर्स्ट लैंग्वेज जो थी वो हिंदी थी। तो कुछ टॉपिक इसमें से सेम थे, जैसे हालांकि संधि जैसी थी तो संधि में कुछ अपवाद होते थे तो वो अलग से पढ़ लिए मैंने, लेकिन जो सेम चीज़ें थी वो मेरे लिए थोड़ी हेल्प कर रही थी तो मुझे कम समय लगा दोनों लैंग्वेज को कंप्लीट करने में। उसके बाद में सब्जेक्ट जो था तो उसको मुझे समय देना ही था, तो उसके लिए मैंने एक विशेष समय सीमा रखी दिन का। जैसे मान लो जो डबल भाग होता था समय का मेरी स्टडी का, वो मैं सब्जेक्ट को देता था, क्योंकि यहाँ से 60 नंबर के क्वेश्चन आने वाले थे तो वो आपकी अच्छी स्कोरिंग में बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले थे। तो मैंने सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दिया और साइको को ज़्यादा समय दिया। मैंने लैंग्वेज को इतना समय नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैंने प्रश्न प्रकार देखे थे तो मुझे लगा था कि प्रश्न है वो सरल आ रहे हैं। पेपर आया तो साइको के जब प्रश्न देखे तो एक बार तो होश उड़ गए थे कि भाई इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो आगे तो पता नहीं क्या होगा। तो एक बार तो मैंने साइको को छोड़ दिया था, साइको को मैंने देखा चलो लास्ट में कर लेते हैं। पहले मैंने लैंग्वेज ली, लैंग्वेज के क्वेश्चन बहुत सरल थे, उसको कंप्लीट किया, फिर सब्जेक्ट को किया और लास्ट में जाकर के मैंने साइको को किया। तो पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था और बहुत सरल पेपर आया था साइको को छोड़ करके। तो इस प्रकार से मैंने वीकली प्लानर बनाया, टाइम टेबल को फॉलो किया बहुत अच्छे से। और मैं क्या करता था जब ऐसा होता था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं टॉपिक चेंज कर देता था। कई बार ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जैसे आप 2 घंटा रेगुलर पढ़ गए, लेकिन 2 घंटे से क्या होगा, आपको कम से कम 5-6 घंटे स्टडी तो करनी ही करनी है दिन में। तो 2 घंटे के बाद में जब पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं क्या कर देता था, टॉपिक है वो चेंज कर देता था। जैसे मैं साइको पढ़ रहा हूँ और मन नहीं कर रहा साइको पढ़ने का तो मैं एसएसटी ले लेता था, या फिर एसएसटी में ही कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो उस टॉपिक को चेंज करके दूसरा टॉपिक ले लेता था। तो ये टॉपिक चेंज करने की जो ये रणनीति थी वो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुई, क्योंकि इससे मेरी जो स्टडी है वो कंटिन्यू हो जाती थी। तो कंटिन्यू स्टडी करने के लिए आप टॉपिक चेंज करके पढ़े तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो टॉपिक आप लोगे तो उसमें जो है वो समय भी निकल जाएगा और स्टडी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। अब मेरा जो पढ़ने का समय होता था वो रात का होता था, मैं दिन को ज़्यादा नहीं पढ़ता था। मैं क्या करता था कि जैसे शाम को 8 बजे खाना खा करके सो जाता था और 12 बजे उठ जाता था, रात के 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक, क्योंकि इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था। और रही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि है मोबाइल फ़ोन की, तो वो भी दूर रह पाता था, क्योंकि देखो बात करने के लिए रात को बंदा तो चाहिए, क्योंकि रात को सारे सो जाते थे। तो ना तो किसी से कॉल पे बात हो पाती थी और ना ही किसी फेसबुक से चैट हो पाती थी। तो इस प्रकार से मेरा जो फ़ोन है वो साइड में रहता था। हालांकि मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो अनइंस्टॉल कर दिए थे 3 महीनों के लिए। बहुत बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन आपको एक बार तपना पड़ेगा, तपोगे तभी तो आप खरा सोना बनोगे। तो इस प्रकार से मैंने 3 महीने में कुछ त्याग भी किए थे और उसी त्याग की वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो कुछ त्याग आपको करने पड़ सकते हैं, आपको फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह से आपको दूर रहना पड़ेगा। देखो मैं तो ये बिल्कुल ही साफ कहता हूँ कि यूट्यूब पे स्टडी बिल्कुल ना करें। यूट्यूब पे स्टडी करने जाओगे समय ज़्यादा लगेगा, मैटर बहुत कम क्लियर हो पाएगा। हो सकता है बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही हो लेकिन आपके पास समय कम है और आपको मैटर ज़्यादा क्लियर करना है तो यूट्यूब से नहीं हो पाएगा। यूट्यूब पे पढ़ना बंद कर दीजिए। आपके पास जो किताबें हैं उसी में सारा ज्ञान दे रखा है और उसी में से आप पढ़िए। तो मैंने जो मेरे पास बुक्स थी उसी में से मैंने जो है कोर्स है वो कंप्लीट किया था। मैंने कहीं से कोई कोर्स यूट्यूब पे नहीं लिया था और उस समय इतना ज़्यादा था भी नहीं। हालांकि कुछ एक दो संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा मतलब नहीं देखा था कि यूट्यूब चलो देख लेते हैं, इसमें भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जब एक दो बार देखा तो पता चला कि भाई देखो यहाँ पर तो समय ज़्यादा लग रहा है, मैटर बहुत कम क्लियर हो रहा है, तो मैंने बंद कर दिया और किताबों से ही स्टडी शुरू की। क्योंकि किताबों में जब मैं पढ़ने जाता था तो 2 घंटे में 7 घंटों का मैटर है वो क्लियर हो पाता है। आप कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते हो, 7 घंटों में जो मैटर क्लियर होता है वो आप घर पे 2 घंटों में कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है, प्लानिंग बनानी है और प्लानिंग के हिसाब से आपको वर्क करना है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया साबित होगा, फायदेमंद साबित होगा। अब बात करें कोचिंग की कि भाई कोचिंग करनी चाहिए कि या सेल्फ स्टडी। देखो कोचिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी है।
मैं कई बार कहता हूँ कोचिंग के फायदे भी और नुकसान भी है। कोचिंग उस समय जब आप कर रहे हैं कि आपके पास समय है, मतलब एग्जाम से 3 महीने से पहले आपने कोचिंग कर रखी है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपने एक कोर्स को है ज़्यादा समय दे करके आपने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। क्योंकि कोचिंग में जब आप पढ़ने जाते हो तो वहाँ पर आप सुनते भी हो और समझते भी हो। सुन करके, देख करके, समझ करके जो पढ़ा जाता है वो ज़्यादा समय तक याद भी रहता है। तो इस प्रकार से अगर आपने पहले कोचिंग की है एग्जाम से 3 महीने पहले, तो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन यदि एग्जाम से पहले आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं और आप कोचिंग करने जाओगे, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि कई कैंडिडेट, देखो मैंने कोचिंग की थी तो मैंने रियलाइज कर लिया था कि भाई कोचिंग से काम नहीं चलने वाला है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मेरा जो कोचिंग करने का जो डिसीजन है वो गलत भी हो जाता, क्योंकि अगर मैं कोचिंग के भरोसे रहता तो मैं कोचिंग के भरोसे रह जाता कि चलो कोचिंग से ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इसी से सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं पीछे रह जाता। लेकिन जब कोचिंग गया तो पता चला कि मैटर बहुत कम कंप्लीट हो रहा है, अच्छा हो रहा था लेकिन कम कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया। कभी कोचिंग जाता था, कभी नहीं जाता था। शुरू के 1.5 महीनों में मैं कोचिंग गया और लास्ट के जो 1.5 महीने थे उसमें मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की। कोचिंग में जो है वो सिलेबस जो था वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि 3 महीने एग्जाम से पहले है या 4 महीने है तो कोचिंग करने मत जाना, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि आपके पास सेल्फ स्टडी का समय नहीं रहेगा। सेल्फ स्टडी को आपको 3 महीने देने ही देने हैं। जब तक आप पूरे 3 महीने सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो तो आपका जो सिलेबस है वो 3 बार कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा। और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपको उसका फायदा मिलेगा। तो आपको कोचिंग का मैंने बता दिया है, आपके पास समय है। यानी अगर ये जैसे मान लो रीट की वैकेंसी की बात करें तो हो सकता है मई जून के बाद में आ जाए, या वैकेंसी जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास आ जाए, तो उसके बाद 3 महीने रहेंगे। तो इससे पहले यदि कोचिंग संस्थान कोई खुला है या आपने कोई यूट्यूब से कोर्स ले रखा है तो कर सकते हो। लेकिन 3 महीने आपको सेल्फ स्टडी को देने ही देने हैं। तो इस प्रकार से फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। तो वो आपको समझना है कि नुकसान कब देगी और फायदा कब करेगी, उसको देखते हुए आपको कोचिंग करनी है। अब रही बात नोट्स की। देखो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने जब तैयारी करने का मन बनाया था तो मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे, और 3 महीनों में मैं यदि नोट्स बना के पढ़ता तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन यदि आप चाहो कि भाई मुझे थोड़ा सा जो है तकलीफ हो रही है कोई तथ्य याद करने में, तो आप जैसे पढ़ते हो तो साइड में एक पेपर लो और जो तथ्य आ रहे हैं उसको मतलब लिख लो साइड में। मतलब उसको ज़्यादा समय नहीं देना है। समय कम है तो, लेकिन समय ज़्यादा है तो आप नोट्स बनाइए बाकायदा। उसका बहुत फायदा मिलता है जब आप एग्जाम देने जाते हो और उससे पहले उसका रिवीजन करते हो। तो नोट्स बना सकते हो, समय है तो। जैसा मैंने कोचिंग का बताया वैसे ही नोट्स बना सकते हो, समय है तो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए। ये मत देखिए मुझे याद कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। रीडिंग कीजिए, लेकिन समझ कर रीडिंग कीजिए। समझ समझ कर पढ़ते रहिए। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, क्वेश्चन करोगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो नोट्स बना सकते हो, लेकिन समय है तो। मेरे लिए परिवार की परिस्थितियों ने ज़्यादा मैटर नहीं किया, क्योंकि मैं जोधपुर रहने लग गया था। तो मैंने ज़्यादातर जो समय है वो स्टडी को दिया। मैं घर पे बात भी बहुत कम करता था, और घर वालों ने भी मुझे फ्री कर रखा था कि चलो स्टडी कर रहा है तो उसको ज़्यादा मतलब तंग नहीं करना है, उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है, उसको अपना काम करने दो, वो अपना काम कर रहा है। तो परिवार की परिस्थितियां मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं कर पाई। लेकिन कई बंदों के परिवार की परिस्थितियां जो है वो मैटर करती है, क्योंकि उनके फिनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, बाकी कई सारी परेशानियां भी होती है। शादीशुदा बंदे होते हैं उनके लिए भी परेशानियां होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा सिर्फ 3 महीने या 4 महीने आपको तपना है। 4 महीनों तक आप उसको इग्नोर करते जाइए। आपको जो फल मिलने वाला है ना, उसका जो आनंद आने वाला है ना, वो जिंदगी भर रहेगा। उसके बाद में जो आपकी जो लाइफ बनने वाली है वो बहुत ही सुखमय होगी। तो आपको सिर्फ 4 महीने तपना है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करते जाइए, इग्नोर करते रहिए और स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हो सके तो बहुत कम बात कीजिए परिवार के मैटर संबंधी, करिए ही मत।
अब आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मैटर बहुत अच्छा होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ज़्यादा आप उलझते जाओगे, और उलझते जाओगे तो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपके पास मैटर है अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए और कम होना चाहिए, क्योंकि उसका आप बार बार रिवीजन कर सकोगे, सिलेबस है वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो छठी से लेकर के 10वीं तक की जो आरबीएससी की जो बुक्स थे ना, उनको मैंने एक बार पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, जो मेरे सिलेबस से संबंधित टॉपिक थे उनको। उसके बाद में मैंने क्या किया था, रीड की पेनोरमा की एक बुक निकाली थी, पेनोरमा की लॉन्च हुई थी, सामाजिक विज्ञान की, मैंने वो बुक ली थी और उसको पढ़ा था। लेकिन उसमें मुझे मैंने पढ़ा था, मुझे फील हुआ कि इसमें वही छठी से लेकर के 10वीं तक की जो बुक्स थी वही मैटर कॉपी पेस्ट किया हुआ था, वही मैटर था। तो मेरा रिवीजन भी हो गया था। और मैं ये बताऊं कि पेपर में जो लेवल 2 में सामाजिक में जो क्वेश्चन आए थे, लगभग 80% प्लस छठी से लेकर के 10वीं तक की जो आरबीएससी की जो बुक्स थी उसमें से आए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको मैटर कहाँ से पढ़ना है, कितना सरल मैटर दे रखा है। छठी से लेकर के 10वीं तक की जो बुक्स हैं उनमें बहुत सरल मैटर दे रखा है और आप बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है आपको, पहली से लेकर के 8वीं तक की क्लासें पढ़ानी है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो सामाजिक में तो मैंने छठी से लेकर के 10वीं तक की आरबीएससी की बुक्स पढ़ी थी, वही आपको पढ़नी है, कहीं से कोई गाइड नहीं लानी है, वो पढ़ लेना। और हो सके तो ये पेनोरमा की बुक मिल जाए तो वो ले लेना, क्योंकि इसमें वही मैटर दे रखा है। अगर आप छठी से लेकर के 10वीं तक की बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेबस विषय का जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आरबीएससी की 9th क्लास में एक हिंदी व्याकरण चलती थी, तो उसको मैंने पढ़ा था और वो बहुत, उसमें बहुत शॉर्ट मैटर दे रखा है और बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, तो मैंने उसको पढ़ा था। और हिंदी में मेरे 30 में से 29 नंबर आए थे, वो उसकी वजह से आए थे, उसमें से ही पढ़ा था, बहुत सरल क्वेश्चन आए थे। तो 9th की जो आरबीएससी की हिंदी व्याकरण बुक मिल जाए कहीं तो उसको ले लेना, पीडीएफ में मिल जाए तो पीडीएफ में प्रिंट करवा के पढ़ लेना, प्रिंट करवा के पढ़ लेना, लेकिन फ़ोन में मत पढ़ना। फ़ोन में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोई भी पीडीएफ अगर फ़ोन में पढ़ते हो तो आपका कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। यदि आपके पास कोई पीडीएफ मैटर है तो उसको प्रिंट करवा के पढ़ें। कई बार मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे चलते हैं कि पीडीएफ मैटर प्राप्त करें, पीडीएफ रीड के नोट्स प्राप्त करते करें, तो वो आप उस उलझन में आपको पढ़ना ही नहीं है। आपके पास मैटर आपको खुद को कलेक्ट करना है और उसी को पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ आपको मैटर बहुत शॉर्ट लेना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से 1-2 बार 3 बार 4 बार कंप्लीट करना है। तो लैंग्वेज के लिए वो बुक्स ले लेना। संस्कृत के लिए भी आप कोई सी बुक ले लेना, जैसे मान लो आपको अलग से मिल जाए हिंदी संस्कृत व्याकरण की बुक्स, तो जैसे साफल्यम की आती है, बहुत अच्छी आती है, वो ले सकते हैं आप। तो वो बुक्स बहुत अच्छी आती है, उसको पढ़ लेना। क्योंकि लैंग्वेज में इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक सा नॉलेज है पूछा जाता है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब बात करें साइको की, देखो मैं कहता हूं मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन आते हैं साइको में, 2018 वाले पेपर की बात करें, और मुझे लग रहा है कि अगली बार भी ऐसा ही जो पैटर्न है वो रहने वाला है। तो साइको में आप क्या करें, शुरू में ऐसी बुक्स ले जो जिसमें लैंग्वेज सरल दे रखी है, जिसमें बहुत ज़्यादा सरल लैंग्वेज दे रखी है और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। मेरे पास जो साइको की बुक्स थी उसमें एक तो सिकवाल की थी और एक फर्स्ट रैंक की थी। उसके बाद में मैंने जो बुक्स पढ़ी थी वो थी एनसीईआरटी की जो 11-12 की जो ये अपने मनोविज्ञान की पुस्तक थी, उसमें से 1-2 टॉपिक पढ़े थे, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत मिला मुझे। 4-5 क्वेश्चन जो है वो मेरे सही भी हुए, क्योंकि 2018 वाले पेपर में जो लैंग्वेज आई थी वो लैंग्वेज मैच कर रही थी एनसीईआरटी बुक से। सिकवाल में वो लैंग्वेज नहीं थी, ना ही वो फर्स्ट रैंक में थी। लेकिन आपको एक बार टॉपिक समझने हैं तो आपको सिकवाल में से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ सरल लैंग्वेज दे रखी है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, तथ्य याद कर लो, कोई जैसे मान लो परिभाषाएं वगैरह है वो समझ लो। उसके बाद में फर्स्ट रैंक में बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, फर्स्ट रैंक में आप उसको एक बार पढ़ लो, और उसके बाद में आप एनसीईआरटी की जो 11 और 12 की जो मनोविज्ञान की पुस्तक है वो आप पढ़ लो। उसमें वही टॉपिक पढ़ो जो आपके सिलेबस में है, साइको के पार्ट में जो टॉपिक है वही पढ़ो, और उसको 2 बार आप उसमें से आप कंप्लीट कर लो, आपको आपका जो साइको का जो मैटर वो कंप्लीट हो जाएगा। बेशक उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े हार्ड आएंगे, लेकिन आपको लैंग्वेज को समझ करके उसके उत्तर देना है। उत्तर कठिन नहीं होते हैं, लैंग्वेज कठिन होती है जो समझ में नहीं आती है, बाकी उसमें ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं आता है।
तो इस प्रकार से आपको ये बुक्स कलेक्ट करके बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट मैटर लेना है और बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। सिलेबस को 3 बार कंप्लीट कर लेना, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं रोकेगा यदि आपने सिलेबस 3 बार कंप्लीट कर लिया है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा कहने का मतलब मैटर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैटर बहुत कम पढ़ना है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अंतिम में रीट के अभ्यर्थियों को ये सुझाव दूंगा, देखो आपको पता है कि 31,000 की वैकेंसी आने वाली है, आ गई है और एकदम से आएगी। मैं कह रहा हूँ ये अफवाहें चलती रहेगी, देखो मई जून में आने वाली है, पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, फलाना बेवकूफ़ बना रहा है, देखो ये सारी चलती रहेगी और एकदम से जब आएगी ना तो तब आपके पास समय बहुत कम रहेगा। अब आपको पता है कि 31,000 की वैकेंसी आने वाली है, तो सिर्फ आप तैयारी कीजिए, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। आपके पास यदि समय ज़्यादा है तो सिलेबस है वो ज़्यादा बार कंप्लीट हो पाएगा, आप में उसकी परफेक्शन है वो आती रहेगी। तो सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। और मैं दूसरी बात ये भी कहूँगा कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, यूट्यूब से दूर हो जाइए, नेटवर्क अपना लॉस्ट कर दीजिए, खुद को अपने आप को अकेला महसूस करते हुए सिर्फ रीड को टारगेट करते हुए अपने पास जो किताबें हैं और किताबों में जो मैटर है उन्हीं को पढ़िए। सिलेक्शन आपका वही करवाएगी। मैं बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ में ये चीज़ कह रहा हूँ। अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, निरंतर स्टडी कीजिए, लगातार कीजिए और गैप बनाने दीजिए। गैप है वो आपके लिए थोड़ी विकट परिस्थितियां पैदा कर सकता है, तो गैप मत आने दीजिए। भले रीट की वैकेंसी थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन आप पढ़ते रहिए और सिलेबस जितनी बार कंप्लीट हो पाता है उतनी बार कंप्लीट कीजिए। सिलेक्शन आपका श्योर होगा, मैं कह रहा हूं सिलेक्शन श्योर होगा। अंतिम में ही बात कहूंगा, जो कैंडिडेट काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, रीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और जिनको लग रहा है कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या करें कैसे करें, एक ही बात कहूँगा कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान तो भी दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आपकी जीतने की जो उम्मीद है वो हमेशा जिंदा रखिए। एक न दिन आपका सिलेक्शन होगा और होकर के रहेगा और उस दिन जो आपको खुशियां मिलने वाली है ना, उसका आनंद अलग ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामलाल जी जहांगीर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का, और नैनो एकेडमी के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना। धन्यवाद।